आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, जहां आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आसिम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस में बैठे बैठे मैं बोर होने लगा था, कारण बारिश की वजह से रास्ते पर जो पानी जम गया था उसके चलते बस काफी रुक रुक कर चल रही थी। और पानी जमे भी क्यों ना, आखिर 2 दिन से लगातार बारिश जो हो रही थी, शहर में इन हालातों को देखकर मैं ये सोचने लगा कि जब शहर में ऐसा है तो गांव में कैसा होगा। मुझे ज़्यादा परेशानी ये सोचकर हो रही थी कि जब मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरूंगा फिर उसके बाद घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि बस स्टॉप से मेरा घर तकरीबन 6-7 किलोमीटर होगा और जब तक मैं उतरूंगा तब तक बहुत रात हो चुकी होगी और यकीनन मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी। लगभग 4.5 घंटों का सफ़र 6 घंटों में तय करने के बाद मेरी बस गांव के स्टॉप पर रुकी। मैं जैसे ही बस से नीचे उतरा कि मेरे दोनों टखने पानी में समा गए। असल में वहाँ अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे रोड दिखा ही नहीं। खैर, मेरे उतरते ही बस आगे चली गई और मैं भी, मगर दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई रिक्शा वगैरह दिख रही थी। बस पानी और पानी ही था चारों तरफ। हवाएं इतनी तेज जैसे किसी को भी टिकने नहीं देंगी। रात के उस काले अंधेरे में अगर रोशनी का कोई जरिया था तो सिर्फ मेरे फ़ोन की टॉर्च। पानी में किसी तरह से कदमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने सोचा कि घर पर फ़ोन कर लेता हूँ, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि खामखा घर वाले परेशान हो जाएंगे और हो सकता है गांव में हालात इससे भी बदतर हों। यही सब सोचकर मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं अभी इधर उधर देखते हुए चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते से कुछ ही दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी साइकिल रिक्शा पर गई। इस तरह के सैलाब में किसी रिक्शा को, वो भी साइकिल रिक्शा को देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी मैं उस रिक्शा की ओर बढ़ा तो देखा कि रिक्शे पर बैठा कोई आदमी बीड़ी फूंक रहा है। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को उस आदमी के चेहरे पर ले जाते हुए कहा, हरिपुर चलोगे? ये सुनकर उस आदमी ने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, का हरिपुर? कौन हो भाई? पहली बार आए हो का? जानते भी हो हरिपुर कितना दूर है यहाँ से? इस पर मैं बोला, हाँ पता है मुझे, पर कोई सवारी नहीं दिख रही। और इतना बोलकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी मैं 2-4 कदम चला ही था कि तभी पीछे से उस रिक्शा वाले ने कहा, सुनो, हम आपको हरिपुर तो नहीं पर थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। वो कहा है कि हरिपुर गांव में पानी बहुत जम गया है, रिक्शा नहीं जा पाएगी। मैंने भी सोचा कि पैदल चलने से तो अच्छा है कुछ दूर रिक्शे से ही चला जाए, लिहाजा मैं उस रिक्शे में बैठ गया और मेरे बैठते ही वो रिक्शा वाला पैडल मारने लगा। पानी जमने के कारण नदी में तब्दील हो चुका वो रास्ता जिस पर अभी रिक्शा आगे बढ़ रही थी, उसके दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पिछले कई घंटों से हो रही बूंदाबांदी बारिश ने एकदम से रफ्तार पकड़ लिया। हालांकि इससे मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं रिक्शा की छावनी में था, लेकिन वो रिक्शा वाला भीगने लगा था। तभी उसने रिक्शा को रास्ते के किनारे खड़े एक पेड़ के नीचे रोक दिया। उसे ऐसा करता देख मैं बोला, क्या हुआ? रिक्शा क्यों रोक दिया तुमने? जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, लौकता भी नहीं है क्या आपको? अरे पानी पड़ रहा है भैया। उस रिक्शा वाले की बोली और बर्ताव से मुझे पता लग गया था कि ये अलग दिमाग का आदमी है और ऐसे में मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। यही सोचकर मैंने और कुछ नहीं बोला।
रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने जब फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। थकान के मारे मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, इतनी कि मैं बहुत मुश्किल से खुद को जगाए हुए था। लेकिन खुद को जगाए रखने की कोशिश में मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, पर शायद रिक्शे का कोई पहिया खड्डे में पड़कर उछला। तब मेरी आंख खुली, इधर उधर देखा तो रिक्शा चल रही थी। मगर ये क्या, जहाँ तक मुझे पता है ये रास्ता हरिपुर गांव जाने का है ही नहीं। जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, ये रास्ता तो हरिपुर गांव नहीं जाता है, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? इस पर वो रिक्शा वाला बोला, उठ गए? वो कहा है कि वो रास्ते पर पानी बहुत था, इसलिए ये दूसरा रास्ता है। आप चिंता मत करिए, हम आपको ठीक जगह पर पहुंचा ही देंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं। वो रास्ता जिस पर अभी रिक्शा चल रही थी वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों, मगर कहीं ना कहीं मुझे बेचैनी सी हो रही थी। रिक्शा अभी चल ही रही थी कि तभी मेरे नाक में एक सड़ी हुई सी गंध आने लगी, जैसे कोई जानवर कहीं मरकर पड़ा हो। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि मैं सांस तलक नहीं ले पा रहा था। उस दुर्गंध का जिक्र करते हुए मैंने रिक्शा वाले से पूछा, ये किस चीज़ का गंध है, इतना सड़ा हुआ है? मगर इस पर उस रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। मगर तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि रिक्शा चल तो रही है, मगर ना तो पेंडल मारने की आवाज़ आ रही है और ना ही रोड पर फैले पानी में रिक्शा चलने की। हैरानगी भरी निगाहों से मैंने जब थोड़ा झुककर देखा तो मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। एक झटके में ही मेरी दिल की धड़कनों ने आसमान छू लिया, क्योंकि रिक्शा का टायर ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन से 1 फीट ऊपर था। मतलब रिक्शा ज़मीन और पानी दोनों को स्पर्श किए बगैर ही हवा में उड़कर चल रही थी। अब तक मैं बुरी तरह से सहम चुका था। खौफ से मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी मैंने देखा कि रास्ते के किनारे किनारे 3-4 घर हैं। उन घरों को देखकर मैंने ना कुछ सोचा और ना ही कुछ देखा, बस चलती रिक्शा से छलांग लगा दी। काफ़ी रफ्तार में कूदने की वजह से मैं मुंह के बल सीधे रोड में जमे हुए पानी पर ही गिरा। मुझे बहुत जोर की लगी थी, मगर अभी शरीर संभालने का समय नहीं था। लिहाजा मैं जैसे तैसे उठकर उन घरों की ओर भागने लगा। फिर उन्हीं में से एक घर के दरवाजे पर जाकर मैं ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा। जब दरवाज़ा खुला तब सामने एक 60-65 साल की बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और साथ में ये गुजारिश भी की कि आज वो मुझे रात भर यहीं रुकने दें। जिस पर अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, मगर खतरा अभी टला नहीं है। उस बुढ़िया की इस बात ने मेरे डर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मगर रात भर यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मैं उस घर के एक कोने में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी आंखों के सामने बार बार वही सब घूम रहा था। इसी कश्मोकश में मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद टूटने को हुई तो मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं बल्कि पेंडल मारने की थी। मैं एक झटके से उठा तो मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई, क्योंकि मैं फिर से उसी रिक्शा में बैठा हुआ था जिससे थोड़ी देर पहले मैं भागा था। तभी उस रिक्शा वाले ने अपना पूरा चेहरा एकदम से पीछे घुमा लिया और बोला,
कहाँ भाग गए थे? हम आपको ठीक जगह पर पहुंचाई देंगे। उस रिक्शा वाले का ये चेहरा देखकर मेरा दिल धक्सा हुआ और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो गई थी और मैं उसी रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा था। किसी तरह से मैं उस रास्ते से निकलकर घर पहुंचा और सबको कल रात का पूरा सीन बता दिया, जिस पर घर वालों ने बताया कि दरअसल गांव में ऊंच नीच जाति का भेदभाव होने के कारण हमारे गांव से नीच जाति के लोगों को भगा दिया गया, जिनमें से वो रिक्शा वाला भी था। गांव से भगा दिए जाने के बाद वो लोग उसी रास्ते के किनारे ही घास फूस का घर बनाकर रहा करते थे, मगर तभी भी हमारे गांव के कुछ लोगों को शांति नहीं मिली और एक रात हमारे गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उन बेचारों को घर समेत जिंदा जला दिया। तब से उनकी और उस रिक्शा वाले की आत्मा भटकती रहती है और हमारे गांव के लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। पर उस रिक्शा वाले ने मुझे क्यों नहीं मारा? क्या इसलिए क्योंकि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।